Hello and welcome to this new video. In this video, we are going to talk about Kepler's law. Motion of planets और जो motion of moon और stars हैं इसने हमेशा इंसान को जो है फैसिनेट किया है और स्पेशली साइंटिस्ट जो है बड़े अरसे तक इस खोज में लगे रहे कि हाउ अर्थ और दी अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स मूव। तो फिर जो है केपलर ने जो है वो 15th और 16th सेंचुरी में जो है इसके ऊपर काफ़ी काम किया और अपने जो है वो इस प्लानिटरी मोशन की बुनियाद पर जो है अपने फेमस जो है वो 3 लॉज पेश किए, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, केपलर्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं केपलर्स लॉ को डिस्कस करूंगा और फिर जो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स है उनसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो उस लिहाज से कैसे वेरी करती है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट केपलर्स लॉ है। तो केपलर्स ने 3 लॉ पेश किए। तो जो केपलर्स फर्स्ट लॉ था वो कहलाता है द लॉ अबाउट ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, राइट। तो पहले हम जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को डिस्कस करते हैं। जो ये कहता है ऑल planets move in elliptical orbits with sun at one focus that should be FOCUS, right। तो तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं और जो है सन उनके फोकस में होता है। लेट्स से ये एक अगर एलिप्स है, ठीक है, तो अगर एक प्लैनेट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर जो है मेरा प्लैनेट है, ठीक है, तो जो वो सन जो वो प्लैनेट का फोकस कहाँ पर होगा। लेट्स से ये अगर फोकस है, ये क्योंकि 2 फोकस होते हैं इलिप्स के, तो ये अगर एक फोकस है उसका, तो उसके जो विद सन एट इट्स वन फोकस, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सन होगा, जिसे मैं SUN मैंने यहाँ पर सन जो है वो लिख भी दिया है। तो ये जो है ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इस एलिप्स के सेंटर से, ये जो कहलाता है ये AE होगा, ठीक है। A जो है वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है और जबकि E क्या है, इसेंट्रिसिटी है। अगर ये E की वैल्यू जो है वो 0 है तो फिर इसका मतलब होता है कि ये एलिप्स नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और जो अर्थ है उसके लिए जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, जो अर्थ के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है E फॉर अर्थ जो है वो 0.0167 है। तो बताने का, पहले लॉ को समझाने का यही मकसद है कि जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं, इस तरह से कि सन जो है उनके क्या होता है, ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। तो सन जो होता है वो उस एलिप्स की क्या होता है, फोकस पे होता है। और इस तरह से ये सिस्टम जो है वर्क करता है कि सेंटर ऑफ मास जो है इस पूरे सिस्टम का ये सन के सेंटर में आए, ठीक है। तो ये जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ है
कि तमाम प्लैनेट्स जो होते हैं वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं विद सन एट द फोकस ऑफ दिस एलिप्स। जो सेकंड लॉ है केपलर्स का, केपलर सेकंड लॉ, उसे कहते हैं द लॉ ऑफ एरियाज, द लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, सेकंड केपलर लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एरियाज, जो ये स्टेट करता है ए लाइन दैट connects a planet to the sun sweeps out equal areas in the plane of the planet's orbit in equal time intervals This implies that dA by dt is constant। ठीक है, कि जो एक एरिया स्वीप आउट करता है कोई भी प्लैनेट, ठीक है, वो क्या होता है? इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप ये भी कह सकते हैं कि जब जो है एक प्लैनेट जितना वो सूरज के करीब होगा इतने ही उसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी। ठीक है, और जितना वो जो है वो सूरज से दूर होगा इतनी उसकी मूवमेंट क्या होगी? स्लो होगी। तो ये उसकी क्वालिटेटिव जो है वो डिस्कशन है। ठीक है, अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो कैसे ये होल्ड करता है। तो इसे आप जो है एंगुलर मोमेंटम की टर्म में भी ले सकते हैं कि जितना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा सन से इतना जो है वो प्लैनेट जो है वो स्लो मूव करेगा, और जितना प्लैनेट से डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, इतना ही जो है वो प्लैनेट जो है वो फास्ट मूव करेगा। अगर जिस तरह हमने पहले लिया कि लेट्स से ये मेरे पास वो फोकस पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर सन लाई कर रहा है, और जैसे कि हमने केपलर्स फर्स्ट लॉ में देखा, ये अगर एक स्मॉल मैस m है उस प्लैनेट का, और जो सन का मास है वो कैपिटल M है, और जो सन का मास आता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्लैनेट। अब जो है अगर ये जो सन है, ठीक है, ये अगर टाइम इंटरवल t के अंदर, ये डेल्टा t के अंदर जो ये एरिया स्वीप आउट करेगा, लेट्स से कि वो डेल्टा a है, तो हम उसे यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें तो ये लेट्स से ये एरिया जो है वो स्वीप आउट करता है जिसे मैं डेल्टा a कह रहा हूँ। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक जो है वो आर्क जो है वो डेल्टा t के अंदर जो है वो बना रहा है, और हमें पता है कि ये आर्क लेंथ क्या होती है? s इज इक्वल टू आर थीटा होती है। तो लेट्स से इस केस में जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है, तो s इस केस में क्या आ जाएगा? r टाइम्स डेल्टा थीटा आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास ये जो लेंथ है, राइट, ये क्या आ गई? r टाइम्स डेल्टा थीटा। अब अगर इसमें इसके, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो एरिया जो है वो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, जिसकी बेस क्या है? ये है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका? अगर ये डिस्टेंस जो है वो r है, ये डिस्टेंस अगर r है
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस इसकी ये है जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, आर डेल्टा थीटा, और हाइट इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है, ये आर आ गया। तो ये क्या बन गया, 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब ये आ गया मेरे पास डेल्टा ए, एरिया जो वो ट्रेवर्स कर रहा है। अब जब इसे मैं इस डी ए बाई डी टी अगर निकालना चाहूँ तो ये डेल्टा को मैंने डी से रिप्लेस कर दिया, तो आप राइट साइड पे भी जब इसे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये मेरे पास जो है आ गया डी ए बाई डी टी की वैल्यू। और इस डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज दी एंगुलर स्पीड ऑफ दी रोटेटिंग लाइन। तो यू हम जो है डी ए बाई डी टी जो हम कांस्टेंट कह रहे थे उससे हम जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक और बात की कि ये एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से भी वेरी करता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर हम इसका निकालना चाहे, तो वो होता है आर क्रॉस पी, या पी का लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आर लीनियर मोमेंटम इज एम टाइम्स वी, राइट। तो अब v जो होता है वो आर ओमेगा के इक्वल होता है, आर एम वी इज आर ओमेगा। तो ये मेरे पास बन गया आर स्क्वायर एम ओमेगा। तो अगर मैं ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा, राइट। तो अगर इसको मैं जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिया था, ये वाला एक्सप्रेशन कि डी ए बाई डी टी जो है वो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल है। अगर मैं आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पर ये जो अभी वैल्यू मैंने लिखी है वो पुट कर दूं, तो आर स्क्वायर ओमेगा को जब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो डी ए बाई डी टी वुड बी इक्वल्स टू, तो ये एक और एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है, ठीक है, दैट वुड बी एंगुलर मोमेंटम ओवर मास। क्योंकि मास अगर वेरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब है जितना एंगुलर मोमेंटम वेरी कर रहा है उस लिहाज से ही उसका रेट ऑफ एरिया भी जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो हम ये जब कह रहे हैं कि जो डी ए बाई डी टी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि केपलर्स लॉ जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसके बाद जो है हम थर्ड लॉ की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। थर्ड लॉ को जो है लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। इसकी इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड of any planet is proportional to the cube of to the cube of semi major axis of its
ऑर्बिट। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक मखसूस टाइम के अंदर जितनी देर में एक प्लेनेट अपने आप को सन के गिर्द एक जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और ये लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू दी लेंथ क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर लेट से सेमी मेजर एक्सिस लेंथ की ए है तो जो टाइम पीरियड है ये इसके ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पीरियड्स की। तो उसको हम देखते हैं अभी हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज जैसे हम पहले सिचुएशन कंसिडर कर रहे थे कि अगर एक प्लैनेट है, एक लेट से एलिप्टिकल पाथ है जिसमें एक प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, सन के गिर्द, और सच दैट कि इसका डिस्टेंस r है, ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। तो हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर वो इसके अंदर फॉल नहीं कर रहा तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो G(m)m/r² है, जबकि ये m जो है मास ऑफ सन है, राइट, और ये स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द प्लैनेट है, और r² जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है, r जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है। अब अगर ये जो है ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी, राइट। तो अगर हम इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें तो वो होती है ω² r, राइट, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी, mω² r की इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, एक प्लैनेट तभी रिवॉल्व करेगा सन के गिर्द जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, बैलेंस कर रही होंगी। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो ये क्या बन गया, G(m)m/r² शुड बी इक्वल्स टू mω² r, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा जो होता है ये 2π टाइम पीरियड होता है, राइट। अगर ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये बाकी सारी क्वांटिटीज में एक तरफ अगर ले जाऊं, ओमेगा को मैं क्या पुट कर देता हूं, 2π(t²) शुड बी इक्वल्स टू ये r³ बन जाएगा, राइट। तो ये बनेगा आपके पास G(m)/r³। तो अगर इसे जब मैं ओपन करूंगा तो t² वुड कम आउट टू बी 4π² ओवर Gm(r³). तो ये इससे मुझे पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, सॉरी इट शुड बी द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ पर ये गलती हुई, ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड था तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर ऑफ पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, ये मेजर एक्सिस लेंथ के जो है वो क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये r को a से रिप्लेस कर देंगे, बाज में जो है वो जो सेमी मेजर एक्सिस लेंथ है वो a से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये जो है ये आपका प्रूफ हो गया कि ये रिजल्ट आपका सही है। तो अगर हम जो है वो एलिप्टिकल पाथ्स की बात करें तो r को आप जो है वो a से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स एंड एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि एक अगर सैटेलाइट जो है किसी ऑर्बिट में उसे सेटअप किया गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये वाली, और उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी।
और उसकी मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो लेट्स से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट जो है उसे हमने सेटअप किया है, तो हमें पता है कि अगर एक सैटेलाइट जो है, लेट्स से दैट इज़ दिस इज़ सैटेलाइट, ये मास जो है इसका m है, ठीक है, तो उसे हमने जो है वो सेटअप किया है, तो अर्थ के अराउंड जो है, तो इसकी जो अगर अर्थ का मास m लें तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज़ Gm/r। r जो है वो इस सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के मदार के अंदर घूम रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, Gm/r², दैट शुड बी इक्वल्स टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ mv²/r। और अगर हम देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। ये r जो है इसकी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं दोनों तरफ इसे 2 पे डिवाइड कर दूं, इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट किसके इक्वल आ गई, Gmm/2r, राइट। तो इसी तरह अगर मैं ये देखूं, अगर इसे मैं काइनेटिक एनर्जी इसमें 1/2 को अलग कर लूं, Gmm/r, और इसे माइनस और इसे माइनस इधर लिख लूं, तो ये क्या है, अब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, जब वो सैटेलाइट जो है उसे एक सिस्टम के अंदर आप जो है वो अर्थ के गिर्द जो है वो अगर रोटेट रिवॉल्व कर रही है। तो अब जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Gmm/2r, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो Gmm/r होती है। तो E अगर आप इधर से फाइंड आउट करेंगे तो E वुड कम आउट टू बी Gmm/r। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। तो अगर हम देखें तो जो मैकेनिकल एनर्जी है इस सिस्टम की, वो जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, कि E इज इक्वल टू -k। तो अगर आप सॉरी यहाँ पर जो है ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये शायद 2r आएगा यहाँ पर, राइट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ये यहाँ पर 2r आएगा, तो E इज़ -k। तो अगर हम जो है वो एक सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, जो किसी जो है वो एलिप्टिकल पाथ में है, तो उसकी एनर्जी अगर हम सेमी मेजर एक्सिस के लिहाज से देखें तो वो क्या आ जाएगी, Gmm/2। r को हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, a क्या है इस केस में, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फिर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होती है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। और एनर्जी अगर विद रिस्पेक्ट टू आप एलिप्टिकल ऑर्बिट देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। I would be back soon with a
न्यू टॉपिक